गणित खम्मा सभी विद्यार्थियों को राम राम साहब। ध्यान देंगे सभी। हम मैथमेटिक के अंदर ध्यान रखना, प्रश्नावली 1 से बात करेंगे और लगातार कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप सभी की? हाँ, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पे बात करेंगे और कई चीजें आप लोगों को बिल्कुल पूरी कंप्लीट करवा देंगे और मेन चीजें आप लोगों को इंपोर्टेंट लगा के बता देंगे। ठीक है, अब ध्यान दो भाई। सबसे पहली बात तो ये है इस एक्सरसाइज में भाई परिमेय संख्या क्या होती है। तो यहां से ध्यान रखना कि जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सके ना, वो संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। भाई जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता वो तो परिमेय कहलाती है, और जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपरिमेय कहलाती है। आपको दिखने की दिक्कत नहीं है, इसलिए हाई फाई अक्षर कर लिए बड़ी। ठीक है, ऐसी संख्या जिनको p बटा q के रूप में लिखा जाए, लिख लिया, मतलब जिनको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। जहां पर p और q पूर्णांक संख्या होती है तथा q नॉट इक्वल टू 0 परिमेय संख्या कहलाती है। मतलब यहां पर बात यह है कि संख्या p बटा q के रूप में लिखी जा सके लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं ले सकते। ठीक है, q कभी भी 0 नहीं होगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। और जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता ना, उसे क्या कहते हैं? उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। भाई जिस संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, अब देखो 22 बटा 7 क्या है? परिमेय संख्या, जबकि पाई अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है भाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसका कारण मैंने क्लास में क्लियर करवा रखा है। जिसको पता नहीं है वो अभी फिलहाल एग्जाम टाइम है तो याद रख जाए कि पाई क्या एक अपरिमेय संख्या है। कारण बता रखा है इसका। पाई एक अपरिमेय संख्या लेकिन 22 बटा 7 एक क्या है? परिमेय। क्योंकि कई विद्यार्थी सोचेंगे पाई का मान 22 बटे 7 है, ये परिमेय है, तो ये अपरिमेय कैसे हो सकती है? तो ध्यान रखना, वो मैं आपको बता चुका क्लास में। जिनका क्लियर है अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं। अभी तो ये याद करो कि पाई क्या एक है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 22 बटे 7 नहीं होता है, ये तो तुम्हारी क्लासों के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है। पाई नॉट इक्वल टू 22 बटा 7, पाई समथिंग 22 बटा 7, क्योंकि पाई का मान 22 बटा 7 के लगभग होता है, 22 बटा 7 नहीं होता है। पाई का मान 3.14, इसके बाद 5 लाख संख्याओं तक गणना कर चुके वैज्ञानिक, लेकिन इस संख्या का कोई अंत नहीं आया। और जो संख्या p बटा q के रूप में नहीं लिखी जाएगी उसको परिमेय नहीं कहते, उसको अपरिमेय कहते। तो यहां पर पाई की जो वैल्यू निकल के आई थी वो 22 बटे 7 के समथिंग बराबर निकल के आई थी। आपको एक कारण शॉर्ट में समझाया मैंने। तो पाई का मान क्या, पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है। 22 बटे 7 क्या है? परिमेय। अब भाई रूट 225 क्या है? ये परिमेय, क्योंकि रूट 225 15 का वर्गमूल है। मैं कहूं रूट 64 तो ये 8 का वर्गमूल है, इसलिए ये परिमेय है। मैं कहूं रूट 81 तो ये परिमेय है, क्योंकि 9 का वर्गमूल है। जहां पर कोई वर्गमूल किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ना, वो परिमेय होती है। जैसे मैं कहूं रूट 100 तो 100 10 का वर्गमूल है। मैं कहूं एक रूट 49 7 का वर्गमूल है। जो किसी संख्या का पूर्ण वर्गमूल होता है ना, जैसे 289 17 का वर्गमूल है, तो ये एक परिमेय संख्या है। ये क्या है? परिमेय संख्या। आगे बात करें तो ध्यान से समझो, ये 4 रूट 2 बटे 7 रूट 2 है। रूट 2 से रूट 2 कट गया। अब बताओ 4 बटे 7 क्या है? परिमेय। तो ध्यान रखना, यहां रूट से रूट कट गया, भागकर आप अपरिमेय बता देना। अब यहां देखो, ये संख्या देखो आप, 3 प्लस रूट 23 और इसके बाद माइनस रूट 23। अब रूट 23 से तो रूट 23 कट गया, अब क्या बच रहा है? 3। तो 3 क्या है? परिमेय संख्या। 0 क्या है? परिमेय संख्या। तो ऐसी संख्या देख लेना जो पूर्ण रूप से किसी का वर्गमूल है। ये प्रश्न 100% आएगा यहां से। ठीक है, इस टाइप से ये प्रश्न 100% आएगा। और यहां से देख लो कि भाई लगभग ध्यान रखना, जैसे 225 कितना भी हो, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए किसी संख्या का।
और जो कोई किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है वो तो परिमेय है। और जहां पर बट्टे में लिखा हुआ रूट से रूट वाली संख्या कट गई, मान लो यहां पर 4 रूट 2 और नीचे 7 रूट 3 दे देता तो ये रूट वाली संख्या कटती नहीं, रूट 2 से रूट 3 थोड़ी कटता है, इसलिए अपन यहां पर फिर नहीं कहते, फिर ये अपरिमेय हो जाती। अब पर यहां पर ऊपर नीचे संख्या सेम है, जैसे यार रूट 5 बट्टे रूट 5 है तो ये रूट 5 से रूट 5 कट गया तो ये क्या है, परिमेय है। क्या ये परिमेय है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब देखो 1 बटा -3 -2 बटा -3 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है भाई। क्या ये परिमेय संख्या, एक बार ध्यान देंगे सभी विद्यार्थी गण। देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये चीज आपको क्लियर करनी है। अब यहां से प्रश्न कंफर्म रहेगा, इस वजह से आपको क्लियर करना है। देखो ध्यान से भाई, परिमेय संख्या के उदाहरण एक बार मैं बता देता हूं आपको। परिमेय संख्या, कोई भी संख्या जैसे 3 हो गया परिमेय है, 2 बटा 3 है परिमेय है, 5 सही 1 बटा 2 है परिमेय है, 10% परिमेय है, 0.3 परिमेय है ना, 8.16 परिमेय है। इसके अलावा बात करें अपन, मान लो 1 बटा 5 परिमेय है, 22 बटा 7 परिमेय है, इसके अलावा रूट 64 परिमेय है। ठीक है, उदाहरण बता रहा हूं कैसे भी एग्जांपल हो। 0.8 बाहर परिमेय है, 0.666 और अनंत तक कर रखा है, ये भी परिमेय है। ठीक है, उसने कहा 43.123456789 क्या है ये, बाहर परिमेय है। किसी भी संख्या के ऊपर बाहर लगाओ वो परिमेय होगी, कोई भी संख्या हो जिसके ऊपर बाहर लग रहा है वो परिमेय है। ठीक है, कारण आप लोगों को भी नहीं बता रहा मैं, आप ये ध्यान रखो किसी भी संख्या के ऊपर बाहर लग जाए वो परिमेय है। पॉइंट में कोई संख्या लिखी हुई है परिमेय है। ठीक है, कोई संख्या के ऊपर बाहर लगा रखा है वो परिमेय है, बट्टे में लिखी है परिमेय है, परसेंटेज में लिखी है परिमेय है, पॉइंट में लिख रखी है परिमेय है। ठीक है, भिन्न रूप में हो, ठीक है, मिश्र भिन्न का रूप हो, कोई परफेक्ट वर्ग है। अब यहां पर मैंने कहा 6 रूट 3 बटे 7 रूट 3, तो रूट 3 से रूट 3 कट गया, क्या ये परिमेय है। उसने कहा 6 प्लस रूट 2 है ना, कोष्टक में लिख दिया और लास्ट में लिख दिया माइनस रूट 2, तो आपको पता है इस रूट 2 से रूट 2 कट गया, ये भी क्या है परिमेय। तो ऐसी कोई संख्या जिसका हल करने पर ही ध्यान रखना सॉल्यूशन ही परिमेय चेंज हो जाए, तो सब उदाहरण किसके हैं, परिमेय के। तो जितने भी एग्जांपल बताए गए परिमेय के हैं। ठीक है ना, जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, उसने कहा 0 पॉइंट, उसने कहा 1 2 1 2 1 2 1 2, कोई संख्या ऐसे रिपीट होती है लगातार, वो भी क्या होगी, परिमेय होगी। क्यों, क्योंकि यह 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है ना, इसको 0 पॉइंट बाहर लिख सकते, 12 बाहर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है जैसे 0.22222 अनंत तक है, तो इसको आप लिख सकते हो 0.2 बाहर, 0.2 बाहर, तो ये परिमेय संख्या हो गई। ये क्या होगी, परिमेय संख्या है। आ रही बात समझ में, आगे ध्यान दो, क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान दो भाई, अपरिमेय संख्या के बारे में बात करेंगे। एक प्रश्न कंफर्म रहेगा, यहां से अभी बता देता हूं, 100% रहेगा, 100 मतलब 100। ठीक है, अब ध्यान दो इधर, अपरिमेय संख्या मैंने कहा जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता ना, वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो या तो परिमेय संख्या है या परिमेय संख्या नहीं है, इसका एग्जांपल पूछेगा। अब रूट 2 क्या है, अपरिमेय है, रूट 3 भी अपरिमेय, पाई क्या है अपरिमेय, 1 बटा रूट 2 2, ठीक है, 2 माइनस रूट 5, ठीक है, 2 माइनस रूट 5, ये भी क्या है अपरिमेय है। 2.23606 फिर अनंत तक। भाई कोई संख्या ऐसी है जो नॉन टर्मिनेट है, जो रुकती नहीं है, नॉन टर्मिनेट संख्या है, तो नॉन टर्मिनेट संख्या अपरिमेय होती है। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को कहूं नॉन टर्मिनेट का मतलब समझ लो, इधर देखो 0.120 1200 12000 12000, ऐसी कोई संख्या, इस संख्या को कहा जाता है नॉन टर्मिनेट संख्या। देखो इधर ध्यान दो, पहले 1 0 बढ़ी, फिर 2 बढ़ी, फिर 3 बढ़ी, फिर मतलब पहले 1 0 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, अब आगे 5, फिर 6, ये तो रुकेगी नहीं। और ऐसी कोई संख्या जिस संख्या के ब्रेक नहीं लग रहे हो ना, वो अपरिमेय होती है। जैसे मैं आप लोगों को कहूं, ध्यान से समझो, इधर मैंने कहा 0.12, फिर लिख दिया 1 2 3, फिर लिख दिया 1 2 3 4, फिर लिख दिया 1 2 3 4 5।
ऐसी संख्या ध्यान रखना जहां पर एक अक्षर हमेशा बढ़ता जा रहा है, वो संख्या अपरिमेय होती है। क्या होती है? अपरिमेय। 2 प्लस रूट 2 भी क्या है? अपरिमेय है। 2 माइनस रूट 2 भी क्या है? परिमेय, अपरिमेय। भाई कोई भी संख्या के साथ में प्लस का चिन्ह माइनस का चिन्ह के साथ लिखा हुआ है ना, वो अपरिमेय होती है। बस शर्त ये है कि रूट वाली संख्या क्या नहीं होनी चाहिए? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होनी चाहिए किसी संख्या की। अब आगे ध्यान दो, यहां से वास्तविक संख्या पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब वास्तविक संख्या क्या होती है, कौन सी वास्तविक संख्या का उदाहरण होता है? देखो, जितनी भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है ना, इनको एक साथ वास्तविक संख्या कहा जाता है। सभी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या मिलकर क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। जैसे √2, √3, पाई, 22/7, 1/2। इसमें कोई सा भी एग्जांपल लिख दो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का एग्जांपल होना चाहिए बस। कोई भी संख्या हो, ध्यान रखना, चाहे वो अपरिमेय हो चाहे वो परिमेय हो, इनका सम्मिलित रूप क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। अब इनमें मेन बात ध्यान रखनी है भाई, आप लोगों को ध्यान दो, एक एक नियम पर ध्यान देना बेटा। आप लोगों को आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी है। बस चीजें क्लियर करके जाओ आप लोग, ठीक है। मेन चीजें क्लियर करवा रहे हैं जो आप लोगों की ध्यान होनी चाहिए। एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। अब ये चीज रटने की नहीं है, समझ लो बस। एक परिमेय संख्या जैसे मैंने 2 ले लिया, और एक अपरिमेय संख्या जैसे मैंने √3 ले लिया, और इनका योग करो साई अंतर करो, ये हमेशा क्या रहेगी? अपरिमेय। और मैं भी यही समझा रहा हूं आपको भाई। कोई भी, जैसे मैंने 5 ले लिया, 5 प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो, पर एक संख्या अपरिमेय ले लिया आपने, यहां पर 7, √7, तो ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय ही बनेगी। अब समझो, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, एक तो परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या, इनको जोड़ो चाहे घटाओ, ये हमेशा अपरिमेय ही रहेगी। एक परिमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या, इनको चाहे जोड़ो चाहे घटाओ, ये हमेशा क्या रहेगी? अपरिमेय रहेगी। अब देखो, एक अशून्य संख्या वो संख्या होती है जो 0 नहीं हो, मतलब 0 के अलावा कोई सी भी हो। एक अशून्य परिमेय संख्या मतलब 0 को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या, ठीक है, और अशून्य होती है वो, ठीक है। तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणा, ठीक है, तथा भागफल एक अपरिमेय होता है। ध्यान रहे आप सभी को कि कोई भी अपरिमेय संख्या, यहां अशून्य परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया यहां पर 2, अब तथा एक अपरिमेय संख्या ले लो। एक अपरिमेय संख्या कौन सी ले ली मैंने? √3 ले ली। अब इनको गुणा करेंगे तो 2√3 आ गया, और ये क्या है? एक अपरिमेय। क्या ये? अपरिमेय। और मान लो मैं इनका भाग भी करूं ना, 2 में √3 का भाग दूंगा, तब भी ये क्या रहेगी? अपरिमेय रहेगी। क्या रहेगी? अब ध्यान दो, इधर ध्यान दो 1 मिनट। जैसे मैंने ऐसे कहा 5 को गुणा, 5 क्या है? परिमेय है। अब 5 को गुणा मैं √7 से करूं तो √7 क्या है? अपरिमेय। यानी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का जो गुणा होता है ना, वो अपरिमेय ही होता है। और यहां पर परिमेय संख्या 5, अपरिमेय संख्या √7, यदि इनको भाग देते हैं तो भी ये अपरिमेय रहेगी। ये लाइन ये बोलना चाहती है आप लोगों को, ठीक है, कि एक अशून्य परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या ही होती है, ठीक है। आगे ध्यान दो सभी, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को क्लियर रख लेनी है। अब आगे बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनेंगे। यदि 2 अपरिमेय संख्याओं, कोई भी 2 अपरिमेय संख्या को जोड़ो या घटाओ, भाग दो, गुणा करो, तो यहां पर परिमेय संख्या भी आ सकती है, अपरिमेय संख्या, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। जैसे मैं बताऊं √2 है, अब √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। अब √2 एक बार और ले लिया, ये भी क्या? अपरिमेय। अब इनको मैं गुणा करूंगा तो बताओ क्या आएगा? 2। √2 को √2 से गुणा करने पर क्या आएगा? 2। और 2 क्या है? 2 एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो कहने का मतलब 2 अपरिमेय जो संख्या होती है ना, इनको आप गुणा करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, भाग दोगे, तो संख्या परिमेय भी आ सकती है, अपरिमेय भी आ सकती है। जैसे मैं √2 में √2 जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 2√2। अब 2√2 तो एक अपरिमेय संख्या ही है, तो अपरिमेय भी आ सकती है। जैसे मैंने √2 में √2 का भाग दिया तो कितना आएगा? 1। अब 1 क्या है? 1 तो क्या है? एक परिमेय है। क्या भाई? परिमेय। तो अपने यहां पर कहेंगे भाई ये तो परिमेय आ गया,
तो कहने का मतलब यह है कि दो कोई भी अपरिमेय संख्या है ना, उनको आप जोड़ते हो, घटाते हो, भाग देते हो, गुणा करते हो, तो परिमेय भी आ सकती है संख्या, अपरिमेय भी आ सकती है। आगे कंसेप्ट पढ़ो भाई आप लोग, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, यहां से ये क्लियर करना है आपको। अंक गणित के बारे में बात है कि अंक गणित की आधारभूत परिमेय क्या है। तो देखो, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। ध्यान से सुनो इधर, अंकगणित के आधारभूत परिमेय प्रत्येक भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें दो या दो से अधिक संख्याओं का भाग जाए। जैसे मैं यहां 4 ले लेता हूं, 4 क्या है? भाज्य संख्या है। प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या के गुणनफल, अब इसको अभाज्य संख्या के गुणनफल, अभाज्य संख्या कोई सी भी ले लो, जैसे मैंने ले लिया 5 ले लिया अभाज्य संख्या, 5 एक अभाज्य संख्या, और इनका जो गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया 20 आ गया भाई, के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यहां से महत्वपूर्ण बात यहां से क्या ध्यान रखनी है? संख्या एक तो न तो अभाज्य है और न ही भाज्य है। एक को ना तो भाज्य कहते हैं और ना ही क्या कहते हैं? अभाज्य। अंकगणित के आधारभूत परिमेय ध्यान रखना, प्रत्येक भाज्य संख्या का अभाज्य संख्या से गुणा भाज्य संख्या का अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, यहां पर 2 इंटू 2 इंटू सॉरी ये मतलब आप ये ले लो 4 इंटू 4 इंटू 4 है ना। अब ये कितना हो गया? 64। अब ये तो क्या था? भाज्य संख्या थी। अब इनको ना अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे 2 का भाग जा रहा है, कितने बार गया? 32। फिर 2 का भाग जा रहा है, कितने बार गया? 16। फिर 2 का जा रहा है। अब 2 क्या है? अभाज्य है ना, तो ध्यान रखना अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। कोई भी भाज्य संख्या हो, जैसे मैं आपको कहूं 15 एक है, 15 एक भाज्य संख्या है, 15 एक भाज्य संख्या है। अब 15 भाज्य पर इसमें 3 का भाग जा रहा है, 3 पंजे 15, 5 का भाग दे दो। अब बताओ 3 और 5 क्या है? 3 और 5 क्या है? अभाज्य है। तो कोई भी भाज्य संख्या है उसको अभाज्य संख्या के रूप में, अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और तथा ये गुणनखंड हो गया ना भाई, ये गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने के क्रम के बिना अद्वितीय होता है। मतलब एक क्रम से ही चलता है, 3 है फिर 3 के बाद 5। मतलब आपको सबसे छोटी संख्या का भाग पहले देना, बड़ी का बाद में देना है। अब ध्यान से सुनो भाई, आपको प्रश्न, आपके सामने प्रश्न लाता हूं, इधर ध्यान दो, बड़े ध्यान से ध्यान देखेंगे। सभी से निवेदन है आवाज नहीं करें और शांति से बैठे रहो। ठीक है, इधर ध्यान दो, निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है? अब आपको बताया था मैंने परिमेय संख्या कौन सी, अब यहां ऐसे पूछा अपरिमेय संख्या नहीं है। ये नहीं जरूर पढ़ लेना, खोपड़ी खोल लो इधर अच्छे से, बिखेरो मत तो कान खोल लो, मतलब खोपड़ी खोलने का मतलब। ठीक है, कान खोल के सुन लो कि वहां पर आप प्रश्न पूरा पढ़ना ढंग से। कहीं ऐसे कह दो अपरिमेय संख्या कौन सी ऐसे पूछा है, यहां लिखा नहीं, मतलब अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब कोई एक ऐसी संख्या है इनमें चारों में से जो परिमेय है। तो आपको पता है यहां पर 121 है ना, वो 11 का वर्गमूल है। 121 11 का वर्गमूल है, तो ये परिमेय है। और रूट 24 है, रूट 10 है, रूट 35, ये सब अपरिमेय है। क्यों? क्योंकि 24 किसी का वर्गमूल नहीं होता। 24 को आप 2 रूट 6 जरूर लिख सकते हो, और 2 रूट 6 क्या है भाई? 2 रूट 6 क्या है? 2 रूट 6 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपने यहां कह नहीं सकते। ठीक है, रूट 35 को तो 7 पंजे 35 को तो गुणनखंड के रूप में भी नहीं लिख सकते। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, और भी यहां से बना सकते हो प्रश्न। जैसे मैं आप लोगों को कहूं भाई 4 ऑप्शन मैं भी बना देता हूं आपके लिए, देखो अच्छे से। एक ऑप्शन ये देखो भाई, मैं यही प्रश्न अपरिमेय संख्या नहीं है, कौन सी अपरिमेय नहीं है? तो पहला ऑप्शन मैंने दे दिया, जैसे 0.12689, फिर डॉट डॉट कर दिया। अब ये देखो अटपटी संख्या है, ये तो अपरिमेय है। दूसरा मैंने लिख दिया भाई साहब आपके सामने पाई, ये भी अपरिमेय है।
तीसरा मैंने आपके सामने लिख दिया भाई 2 + -√7, ये भी अपरिमेय है। और डी ऑप्शन मैंने लिख दिया भाई साहब आपके सामने रूट मैंने लिख दिया आपके सामने 441। अब 441 तो भाई किसका वर्गमूल है, तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। ऐसे आपको पूरा ध्यान देना वहां पर, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भाई 2 - √3 क्या है। अब आपको पता है ये 2 - √3 ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है। और परिमेय और अपरिमेय का योग या अंतर हो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। अब अगला प्रश्न ध्यान दो, बहुत अच्छा है, इंपोर्टेंट भी है आपके लिए, ध्यान दो। ये वाला प्रश्न है, आपको ये ध्यान देना है भाई साहब, यहां पर पाई क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पाई अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अभी यहां पर मेरी बात से सुनो, यहां पर इसने ये कह रखा है ऑप्शन में अपरिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या भी है। देखो शानदार बात ये है, वास्तविक संख्या। तो मैंने अभी ऐसे कहा था वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, तो वास्तविक संख्या कहते हैं जो परिमेय संख्या होती है और अपरिमेय संख्या होती है ना, वो सभी वास्तविक कहलाती है। यानी चाहे परिमेय हो चाहे वो अपरिमेय हो, वास्तविक तो कहलाएगी। तो यहां पर पाई क्या है, अपरिमेय भी है और वास्तविक संख्या भी है। इसलिए आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, 3। क्योंकि अभी अपन ने बात करी ना भाई पाई परिमेय है और सॉरी अपरिमेय भी है और पाई क्या है, वास्तविक भी है, इसलिए इसको कहेंगे। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपसे कहूं यहां पर कि बताओ √64 क्या है, तो √64 तो एक परिमेय है क्योंकि 8 का वर्गमूल है, तो परिमेय भी है और ये वास्तविक भी है। तो ध्यान रखना कोई भी संख्या के लिए ये वास्तविक देना तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्या होती है। तो शानदार प्रश्न ये है यहां से, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 100% पेपर अच्छा होगा जिस बच्चे ने ये क्लियर करके गया ना, तो देख गारंटी मेरी। दो संख्याओं का मैसे देखो 15 है। अब मैसे का मतलब है एचसीएफ दो संख्याओं का 15 है और एलसीएम दो संख्याओं का कितना है, 105। कितना है, 105 है। यदि उनमें से एक 5 है तो दूसरी क्या होगी। यहां से संख्या चेंज हो सकती है लेकिन 100% ये चीज क्लियर रखनी है आपको। दो संख्याओं का गुणा a इंटू बी बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ये क्लियर रखो। अब दो संख्याएं यहां कौन कौन सी है, अब एक संख्या तो दे दी 5, अब दूसरी पता नहीं। अब एचसीएफ इस प्रश्न में आपको दिया 15 और एलसीएम दिया 105। अब आप काट दो, 5 से कितने बार कट गया, 15, 3 बार। अब 3 को 105 से गुणा करो तो ये हो गया 5 3 15 और 5 एकम 5, 515। सॉरी 3 एकम 3, 5 3 15 और 3 एकम 3, 315। कितना हो गया, 315। तो यहां पर आपका आंसर ये आ गया। अब ये प्रश्न भी आपका यहां संख्या चेंज हो सकती है पर ये 100% आने के चांस है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बाद में आप आकर बोलो, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि निम्न में से अपरिमेय संख्या है। भाई अपरिमेय संख्या कौन सी है, अभी समझाया आपको कि भाई साहब जिसके ऊपर भार लग जाए वो भी परिमेय। यहां दो भी परिमेय, बटे में तो भी परिमेय। 23 24 25 26 27 भाई साहब ये कहां रुकेगी, नॉन टर्मिनेट संख्या है। और नॉन टर्मिनेट संख्या होती है ना वो अपरिमेय होती है। क्या होती है, अपरिमेय होती है। आगे देखो ध्यान से, अब ये प्रश्न देखो कितना अच्छा प्रश्न बनाया है। 144 है ना, इसके अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात बतानी है। 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात। अब 144 है ये, अब इसमें 2 की घात बतानी है, भाग दे 2 का। ये कितने बार गया, 72 बार। फिर 2 का भाग दे दो 36 बार, फिर 2 का भाग दे दो 18 बार, फिर 2 का भाग 9 बार, फिर 3 का भाग 3 बार, फिर 3 का भाग 1 बार, ठीक है। अब यहाँ 2 की घात 1 2 3 4, तो 2 की घात कितनी है भाई साहब, यहाँ 4 है। ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। भाई 2 की घात कितनी होगी, 4। एक बार अच्छे से देख लेना, दिक्कत ही नहीं आएगी, कहीं भी ध्यान रखना इस बात का। ऐसे ही क्वेश्चन क्लियर करने वहां पर है ना। अब आगे ध्यान दो भाई, यदि p स्क्वायर एक सम संख्या है, यदि p स्क्वायर क्या है, सम संख्या है, तो p क्या है, p विषम संख्या है। p सम संख्या है, के ही नहीं सकते इनमें से कोई नहीं। अब आपको बता देता हूं p स्क्वायर, बेटा यहां से चाहे कुछ भी पूछ ले,
पी स्क्वायर सम संख्या है तो ध्यान रखना पी एक सम संख्या है। पी क्या है? सम संख्या। एक प्रश्न और क्लियर करो यहां से, यदि पी स्क्वायर विषम संख्या है, पी स्क्वायर विषम संख्या है तो ध्यान रखना पी एक विषम संख्या है। तो पी क्या है? विषम संख्या है। अब कोई बच्चा मुझे पूछे कि सर क्या कहना चाहते हो, तो मैं ये बता देता हूं आपको। मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि ध्यान दो इधर, जैसे 3 क्या है, बोले सर 3 तो विषम संख्या है, तो 3 का स्क्वायर करोगे ना आप 9 आएगा, और 9 भी एक विषम है कि नहीं, ये बताओ। अब मैं से कहूं 5 7 क्या है, तुम कहोगे सर 7 तो विषम संख्या है, तो 7 का स्क्वायर गुणन 49 भी क्या है? एक विषम संख्या है। तो कहने का मतलब यह है कि पी स्क्वायर, देखो पी का स्क्वायर है ना विषम है, तो पी भी क्या है? विषम है। देखो पी का स्क्वायर विषम है तो पी भी क्या है? विषम है। अब इसी प्रकार इस प्रश्न ने कहा, जैसे मैं आपको कहूं 4 एक सम है, अब 4 का स्क्वायर 16 भी क्या है? सम है। 16 भी क्या है? सम। तो पी स्क्वायर सम है तो पी भी सम है, और पी स्क्वायर विषम है तो पी भी विषम है। दोनों प्रश्न क्लियर रखने यहां से, शानदार है। ये प्रश्न मैंने ऑफलाइन क्लास में भी करवा दिया आपको, ठीक है, फिर भी आप लोग देख लो, ठीक है। यदि ध्यान रखना संख्या a तथा 18 का एलसीएम 36 है और a तथा 18 का एचसीएफ 2 है, तो मैंने कहा ऐसे प्रश्न के अंदर आप दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां से a तथा 18 बराबर एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 2 है, एलसीएम कितना? 36 है। अब काट दो, 18 दूना 36, 2 दूनी 4, तो आपको a का मान कितना मिलेगा? यहां से 4। ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। ऐसे प्रश्न पे पूरा ध्यान रखना। यहाँ परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या का भी रहेगा। बहुत अच्छा प्रश्न ये है, गारंटी से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अभी बता देता हूं, बाद में आप रोते रहो भले, पर क्वेश्चन बाहर किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा। अब देखो ध्यान से, यहां पर प्रश्न ने यह पूछा है कि 96 और 404 का में से क्या होगा। भाई 96 और 404 का में से क्या होगा, तो देखो में से निकालते हैं अलग अलग। 96 का में से निकालो, 2 का भाग कितने बार गया? 48 बार, 2 का भाग 24 बार, 2 का भाग 12 बार, 2 का 6 बार, 2 का 3 बार, 3 का 1 बार। अब बताओ यहाँ पर, और 404 का भी निकालो भाई साहब, एचसीएफ अलग अलग निकाला जाएगा ना। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, और 101 में 101 का भाग दे दो। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? जो दोनों में हो ना वो एचसीएफ होता है यहाँ पर, तो एचसीएफ वो होगा जो दोनों में हो। यहाँ 2 है दोनों में, यहाँ भी 2 है, तो इसलिए ध्यान रखना 2 दूनी 4, तो एचसीएफ कितना होगा बेटा? 4। क्या होगा आपका? 4। ये आपका आंसर हो जाएगा यहां से, ठीक है। आगे ध्यान दो सभी, आगे बात करते हैं। यहां पर ध्यान देंगे सभी कि यदि मान लो 2 परिमेय संख्याओं के लिए एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, तो संख्या क्या होगी? इसका मतलब संख्या समान है। एचसीएफ और एलसीएम कब हो सकती है बराबर? जब दोनों ही संख्या समान है तो ही एचसीएफ और एलसीएम बराबर होगा। भाई एचसीएफ एलसीएम बराबर कब होंगे? जब दोनों संख्याएं क्या है? समान है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझो। इधर प्रश्न है आपके लिए 144 198 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो आप महत्तम समापवर्तक अलग अलग तरीके से ज्ञात करोगे। 144, ठीक है, और एक साइड लिख लो 198। अब यहाँ 144 में भाग दो 2 का, 2 सत्ते 14, 72 बार गया, 2 का भाग 36 बार, 2 का भाग 18 बार, 2 का भाग 9 बार, 3 का भाग 3 बार और 1। अब यहाँ 198 में दे दो, 2 का भाग 9 बार, 2 का भाग 9 बार, ठीक है, 2 में 18, फिर 3 का भाग 33 बार, फिर 3 का भाग 11 बार, फिर 11 में 11 का भाग 1 बार। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है वो चीज चेक करो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, फिर 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो ये आ गया 6। कितना आ गया? 6। पूछा क्या इसमें? एचसीएफ पूछा है, ठीक है। और देखो इसमें और भी 3 मिल रहा है, एक 3 ये मिल रहा है, एक 3 ये मिल रहा, ठीक है। भाई दोनों में 2 है, फिर दोनों में 3 है, फिर दोबारा 3 है,
तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18, ये आपका आंसर आ जाएगा 18। क्या आ जाएगा? 18। अब ध्यान दो अगले प्रश्न पे। तो एचसीएफ ज्ञात कराना तो सबको आता है क्योंकि बता रखा, कई बार बता दिए। अब ध्यान दो बेटा, 156 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे? अब गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे ये बात ही मैंने आपको बताई थी। 156 को 2 का भाग 7 बार, 2 का भाग 8 बार, फिर 2 का भाग 3 बार और 39, फिर 3 का दे दो 13 बार, 13 में 13 का ही भाग जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो? 2 की घात 2 इंटू 3 की घात 1 इंटू 13 की घात 1। बताओ अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे ने ध्यान रखना 3-4 दिन के वीडियो देख लेना, गारंटी से कह रहा हूं पेपर टॉप जाएगा। पर 4 दिन मन लगा के देखना, एक एक चीज समझ के क्या बोल रहा हूं मैं आपको, ये चीज समझ में आनी चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना मेरी दुआएं कब काम आएगी? जब आप इस वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे और आगे भेजोगे, ठीक है। दुआ मिलेगी आपकी, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं ना तो आशीर्वाद मिलेगा जब, ठीक है। ये काम पहले करो, ठीक है। आगे ध्यान दो, बाद में आप लोग कहते हो। आगे ध्यान दो, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? अब ध्यान रखना 2 परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है, बहुत सारी होती है। 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत होती है। और बेटा एक बात और ध्यान रखना, कोई 2 परिमेय संख्या आपको दे दिया, जैसे वो दे दिया 1/2 बटे में दे दे, कैसे भी दे दे, और 1 दे दे 3/4, कुछ भी दे दे, कुछ भी 2 परिमेय संख्या दे दे, ऐसे कहे इनके बीच की परिमेय संख्या कौन सी है? तो आपको एक काम करना है, दोनों को जोड़ दोगे, ठीक है। जैसे लघुत्तम आ गया, ठीक है। अब यहां लघुत्तम 4 आ गया, 2 दूनी 4, भाग दे दिया 3, 3 और 2 5, और इसके बटे में भाग दे देना, बटे में 2 कर लेना, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 5/8, तो ये बीच की परिमेय हो जाएगी 3 और 2 5, और ये बटे में आ जाएगा। ऐसे ध्यान रखना, दोनों संख्या को जोड़ देना, जोड़कर 2 का भाग दे देना। मतलब आपको कोई भी ऐसे कहे 2 संख्या दे दे और 2 संख्या देकर ऐसे कहे कि इनके बीच की परिमेय संख्या क्या होगी, तो उन दोनों संख्या को जोड़ के 2 का भाग दे देना। बटे में है तो भी जोड़ देना, ऐसे बटे में नहीं है, जैसे 2 और 3 के बीच की परिमेय संख्या पूछे डायरेक्ट जोड़ दो, 5/2 ढाई आ जाएगी। तो ध्यान रखना ये। और ऐसे पूछे कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या है, तो बहुत सारी हो सकती है, अनंत हो सकती है, ठीक है। 2 संख्याओं ए और बी का एचसीएफ क्या होगा? भाई कोई भी 2 संख्या है ए और बी, अब ए और बी का मतलब है दोनों संख्या अलग है, तो उनका एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। जैसे मैं उदाहरण ले, मैं ऐसे कहूं 12 व 13 का एचसीएफ क्या होगा? तो 1 होगा, क्योंकि दोनों ही संख्या अलग अलग है। ए और बी का मतलब है दोनों संख्या अलग अलग है, और कभी भी 2 संख्या अलग है तो उनका एचसीएफ 1 होता है। जैसे मैं ऐसे कहूं 5 और 6 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। लगातार कोई भी 2 संख्या बोल दे उनका एचसीएफ भी 1 ही होता है, और 2 अलग अलग संख्या बोल देना, ए और बी अलग अलग हो, उनमें कोई कॉमन नहीं हो, ठीक है, वहां कॉमन 1 ही होता है। अब यहां कहा ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, तो 1 तो 100% ही होगा ना, इसलिए अपन 1 ही करेंगे यहां पर। अब देखो अच्छा प्रश्न है, जिनको दिक्कत हो वो देख लेना आप लोग। यहां पर ऐसे कहा कि सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप इसको ध्यान रखना p/q के बराबर में लिख लो, चाहे a/b के बराबर में लिख लो, पर b ≠ 0 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ a और b तो पूर्णांक है, सहभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पर देखो समीकरण 1 में क्या करना है, ये जो दिया है इसमें रूट की संख्या को एक साइड निकाल दो, जैसे 2√5, 3 इधर आकर माइनस में हो गया। अब ध्यान दो, ये जो रूट में है ना, ये गुणा में है 2, इसको भाग में भेज दो, √5 बराबर a माइनस, यहाँ पर लघुत्तम ले लो b, ठीक है, 2b हो गया, a - 3b बता रखा है, कर लोगे। अब यहाँ पर तो ये तो अपरिमेय, ये क्या है? परिमेय संख्या, और ये संख्या इस संख्या का विरोधाभास करेगी, ठीक है, ध्यान दो इधर। अब यहाँ ये लिखना है, चूंकि a b पूर्णांक संख्या है, ये संख्या परिमेय संख्या प्राप्त होगी। समीकरण 2 से परिणाम प्राप्त होता है कि √5 एक परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं √5 तो एक अपरिमेय संख्या है, अतः परिणाम विरोधाभासी है। अतः हमारी परिकल्पना कि 3 + 2√5 परिमेय संख्या है, जो कि क्या है? गलत है। अब ध्यान से सुनो, यदि ये प्रश्न नहीं आता है
तो यहां से प्रश्न आएगा आपका 7√2, और ये भी नहीं आता है तो 3√2। 100% बता रहा हूं, एक प्रश्न इनमें से आएगा, या तो यही आ जाए, या 7√5 आ जाए, या 3√2 आ जाए। सब लिख रखे हैं, ये प्रश्न देख सकते हो, इंपोर्टेंट नहीं है ये प्रश्न, मेरे हिसाब से इंपोर्टेंट नहीं है, इसमें ज्यादा खास कुछ भी नहीं है, लेकिन देख लो सीधे प्रश्न होते हैं, वो भी एग्जामों में आ जाते हैं, पर नहीं आएगा वैसे चांस कम है। जांच करो कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है क्या। हम जानते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो शून्य पर समाप्त होता है वह अंक 5 से भाज्य होता है, अर्थात उस धनात्मक पूर्णांक का एक गुणनखंड 5 होना चाहिए, या किसी n के लिए संख्या 6n धनात्मक पूर्णांक जो शून्य पर समाप्त होता है, अतः गुणनखंड करने पर ये गुणनखंड होता है इसका। ठीक है, आगे कहें तो इस प्रकार 6n के गुणनखंड में 2 और 3 के अतिरिक्त अभाज्य गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड में अंक 5 नहीं है, 6n किसी भी प्राकृत संख्या n के 0 अंक पर समाप्त नहीं होगी। ये हिंदी लिख करके ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझ लो, मैं आप लोगों को बता देता हूं कि संख्या 6n है ना, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। किस पर समाप्त नहीं होगी? शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखो ध्यान से, जैसे मैं आपको बताऊं 6 की पावर आप कितनी भी ले लो, इसका गुणनखंड कर लो, कम से कम एक संख्या 5 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 0 पर समाप्त होने के लिए ध्यान रखना 5 का भाग जाएगा तभी 0 पर समाप्त। देखो इकाई अंक 0 है ना, तो उसमें ध्यान रखना 5 का भाग जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ इकाई का अंक 0 आ जाता तो 5 का भाग जाएगा, तो एक अभाज्य गुणनखंड उसका कम से कम 5 होना चाहिए। अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 आता है, और 2 और 3 ध्यान रखना, 2 3 से ध्यान रखना 0 नहीं आएगा। 6 की पावर n, मतलब यहाँ पर n का मान कितना भी ले लो, प्राकृत संख्या में कितना भी आप ध्यान रखोगे, 6 का मान 1, n का मान 1 ले 6, तो 2 × 3, आप n का मान 2 ले तो 36, 36 में क्या आ जाएगा, इकाई अंक कितना आ रहा है 6। यहां पर भी आप ध्यान रखो 5 नहीं आ रहा, मतलब अभाज्य गुणनखंड ना इकाई में 0 आएगा। 6 की पावर कितनी भी कर लो, इकाई अंक हमेशा 6 ही आता है। 6 की घात 3 करोगे 216, इकाई में 0 नहीं आएगा, तब तक इसमें ध्यान रखना अभाज्य गुणनखंड यदि 0 आ जाएगा तो अभाज्य गुणनखंड में 5 आ जाएगा, वैसी सीधी बात है, तो ऐसे ध्यान रख लो। इसके अलावा मैंने एक तरीका और बताया आप लोगों को, खुद को वो मेथड अपना लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्लियर हो वो ठीक है। ठीक है, आगे ध्यान दो, काफी अच्छा प्रश्न है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 510 और 92 का महत्तम समापवर्तक कर एलसीएम ज्ञात करो। 510 और 92 का आप तो ज्ञात कर सकते हो, 510 का अलग से निकालो, 92 का अलग से, एचसीएफ तो अलग अलग निकालेंगे और एलसीएम एक साथ निकालेंगे। अब ये खुद करके देख लेना, ठीक है, और नहीं आता है तो इधर देख लो, क्योंकि मैं बता देता हूं आपको। देखो सबसे पहले मैं आपको एचसीएफ बताता हूं, ठीक है, एचसीएफ 510 और 92 का ऐसे निकालना, 510 है और 92 का, इधर ध्यान दो, 2 का भाग 2 दूनी 4, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 पंजे 10, यहां भी भाग दे दो, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 छक्की 12, 2 का भाग 23 बार, 23 में 23 का भाग 1 बार, यहां पर भाग दे दो। अब यहां 3 का भाग जा रहा भाई, 3 8 24, 3 पंजे 15, भाग दो भाई, 5 का जा रहा है, 5 एकम 5, 17, 17 में 17 का, दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 2 मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ, तो इसका एचसीएफ तो कितना आएगा 2, एचसीएफ तो कितना आएगा 2। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे एक साथ, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करेंगे एक साथ। अब इनने डायरेक्ट लिख रखा है, लिख सकते हो, ये कार्य में कर सकते हो, जैसे एचसीएफ देखो डायरेक्ट 2 लिख दिया, 2 की घात 1 2, और एलसीएम का गुणनखंड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, गुणा करके लिख लो। अब एलसीएम 510 और 92 का एक साथ निकालना है। सबसे पहले 2 का भाग 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 92 के लिए आ जाएगा 46, ठीक है। फिर 2 का भाग 255 में नहीं जा रहा, 46 में 23 बार गया, फिर इसमें 3 का भाग दे लो, 3 8 24 से 85 बार, और ये 23, फिर इसमें भाग दे दो 3 का, ये 17 बार, सॉरी 3 का जा रहा है, नहीं जा रहा, ये 5 का जाएगा, 5 का 17 बार गया 23, फिर 17 में 17 का दे दो 23, 23 आ गया, ऐसे कैसा 23 में 23 का दे दो, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया, और इनको गुणा करने पर 23460, तो ये उत्तर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे ध्यान दो, अगली संख्या पे ध्यान देंगे सभी। 90 और 144 का एलसीएम 720 है,
तो एचसीएफ याद करो। अब एचसीएफ याद करने के लिए डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो यहां पर 90 इंटू 144, ठीक है, बटे में एलसीएम 720, 0 से 0 कट गया, 9 8 72। अब 8 का भाग दो, 8 एकम 8, कितने बच गए 6, 8 20 64, तो कितना आ जाएगा 18, कितना आ जाएगा 18। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। मुझे नहीं लगता ये प्रश्न आएगा, फिर भी निकाल कर देख लेना जिनको रिस्क नहीं लेना है। 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, ये प्रश्न आपके आ सकता है, ठीक है। इसको छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। यहां से 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, ये क्लियर करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा ध्यान से समझो, यहां से ये प्रश्न इंपोर्टेंट आपका, ये प्रश्न आपका हर कंडीशन में इंपोर्टेंट है और इसको क्लियर करके जाएंगे सभी, ठीक है। देखो एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा, अब दिख जाएगा ना। अब ध्यान देंगे सभी। सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसको a बटा b लिख दो, चाहे p बटा q लिख दो, और फिर ये लिख दो लिखना चाहो तो कि यहाँ a तथा b अभाज्य पूर्णांक है, जहां b का मान 0 नहीं लेना है। अब यहां पर देखो गुणा की संख्या भाग में, क्योंकि ये ध्यान रखना ये परिमेय है, यहां बटे में भेज दो, तो ये एक परिमेय संख्या आ गई। लेकिन ध्यान रखना ये परिमेय √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, जो कि ये तथ्य विरोधाभास है, ऐसे कह रहा है तो नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये विरोधाभास हमारी गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए हम कह देंगे 7√5 क्या है कि अपरिमेय संख्या। भाई इसको रटी जाना, आप लोग ध्यान रखना, ज्यादातर इसकी चांस है फिर बाद में आपको, ठीक है। आगे ध्यान दो, इधर यहां पर ध्यान दो, ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है, ठीक है। इधर देखो 306 757 का एचसीएफ दे दिया, एलसीएम ज्ञात करो। तो एलसीएम बराबर सूत्र होगा दोनों संख्याओं का गुणा बटे में एचसीएफ। अब ध्यान दो, इधर एलसीएम बराबर दोनों संख्या 306 इंटू 657 बटे में 9 का भाग दे दो, 34 बार कट गया, 34 इंटू 657 कर लो, ये हो गया आपका 34 इंटू 657 22,338, 22,338 गुणा कर लो। ये प्रश्न भी अच्छा है, ध्यान रखना, बाद में आपको होगी, ठीक है। आगे ध्यान दो, अब ये कंसेप्ट आगे ध्यान दो, बस कंप्लीट होने वाला है, इधर ध्यान दो, थोड़ी देर की बात है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 6 72 120 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। अब आपको पता है यहां पर गुणनखंड तरीका कर लो, 6 में भाग दो 2 का, 2 3 6। अब देखो यहां लिखो तो ऐसे लिख दो, 2 इंटू 3 2 की घात 1 3 की घात 1, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 72 के लिए लिख लो, 72 में भाग दो 2 का 36, 2 का 18, 3 का 3, इसको भी लिख लो 2 की घात 2 3, देखो 2 3 बार गुणा 3 2 बार, 2 की घात 3 3 की घात 2, फिर 120, इसमें भी भाग दो 2 का 60 बार, 2 का 30 बार, 2 का बार 15, फिर 3 5 5 का 1 बार, 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान दो, इधर 2 की घात 3 इंटू 3 इंटू 5। अब इनमें क्या कॉमन है वो तो एचसीएफ हो जाएगा, और एलसीएम भी बता देता हूं, यहां से भी चेक कर सकते हो और यहां से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका आता होगा यहां से ऐसे, देखो तीनों में कॉमन क्या है, देखो तीनों में आपको बता देता हूं। यहां पर इधर से देखो 2 की घात 1 इसमें है, कम से कम को देख लो, 3 की घात कम से कम इसमें 1 है, तो 3 दूनी 6, तो एचसीएफ तो आएगा 6। और एलसीएम में ये देखो कि इनमें घात सबसे बड़ी किसकी है, तो देखो 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 3, सबसे बड़ी किसकी है 2 की घात 3। फिर ध्यान रखना 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, बड़ी कौन सी है 3 की पावर 2। फिर और क्या बच गया है, दोनों आ गए, ये भी आ गया, ये भी 5। अब देखो इधर 2 की घात 3 8, 3 की घात 2 9 इंटू 5, 8 नाम 72 इंटू 5 कर लो, 5 दूनी 10, आंसर 1 7 मुझे 35 और 1 36, 360 आ गया ना। ऐसे भी हल कर सकते हो यदि पता नहीं हो तो, ठीक है। आगे ध्यान दो, अब इसमें देखो मैं और चीज बता देता हूं आपको, आपसे मान लो पूछेगा नहीं, पर अब ये चांसेस कम वाले प्रश्न है, ठीक है। वो इनमें हुआ तो मैं बता दूंगा आपको।
आपसे पूछे कि यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का क्या है, तो आपको बताना a बराबर बी क्यू प्लस आर। यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। फिर इसमें ध्यान रखना है 0 इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू r इज ग्रेटर देन b। ये क्या है, तो ध्यान रखना, ये ध्यान रखना शेषफल 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, और भाजक ध्यान रखना हमेशा शेषफल से बड़ा होगा। तो यूक्लिडी विभाजन प्रमेय का पूछ ले तो ये आपको लिखना है, हालांकि इंपोर्टेंट नहीं है, बिल्कुल चांस नहीं है। अब देखो यहां से आप 81 237 का एचसीएफ याद करके चेक कर लेना बस, और कुछ भी नहीं। जो भी इंपोर्टेंट नहीं है आपके जैसे तो देख लेना, ठीक है। अब ध्यान दो भाई, देखो भाई 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी में 32 सदस्यों को एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या याद करो। ऐसा प्रश्न आ जाए आपका तो आप एचसीएफ याद करोगे। मान लो ये प्रश्न आ जाए आपको, इसमें ध्यान रखना 616 और 32 का एचसीएफ याद करना है बस, और कुछ भी नहीं। ये प्रश्न हल करके देख लेना। यदि मान लो हिंदी लैंग्वेज में ऐसा प्रश्न लिख दे तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। आगे ध्यान दो, ये प्रश्न ध्यान दो आप अच्छे से। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 245 और 2053 में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 प्राप्त हो। ऐसे प्रश्न में शेषफल घटा दो, 5 इसमें से भी घटा दो और 5 इसमें से भी घटा दो। इसमें से 5 घटाएंगे 240 और 2053 में से 5 घटाएंगे 2048। ये 100 में से 100 नंबर लाने वाले बच्चों के लिए थोड़ी जटिल मेहनत है, ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा ज्यादा बता रहा हूं। ध्यान रखना, अब से पहले हो गया आपका कंसेप्ट, अब आगे जो देख रहे हैं ना वो बच्चे, मतलब ये है कि भाई इस तरह हम रिस्क नहीं लेते, ज्यादा से ज्यादा बता दो जितना भी बता रहा हूं। तो आपको बता देता हूं 240 और 2048 का एचसीएफ याद कर लो, इस प्रश्न का वही आंसर होगा, ठीक है। आगे ध्यान दो, करके देख लेना, इनमें कोई प्रश्न नहीं आए वो पूछ लेना। यहां से ध्यान रखना आपको 5005 और 7429 का एचसीएफ क्या होगा, सॉरी अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। और एक प्रश्न मैंने आपको बताया था 196 का अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल क्या होगा। इसमें 2 का भाग दो, 2 में 18, 2 टिस 16, 2 का भाग दो गुणन 7, 7 का भाग दो 7 बार, 7 का भाग 1 बार, ठीक है। अब ध्यान दो 2 की घात 2 इंटू 7 की घात 2, घातों का योग पूछे तो घात का योग बताना, सिर्फ 2 और 2 4, बस इसका आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दो, आगे बात करते हैं। ये प्रश्न दिख रहे हैं आपको, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इन सब प्रश्नों के अभाज्य गुणनखंड करके देख लेना। 468 945 140 3825 20570, ठीक है। 96 और 404 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करके देख लेना। 336 54 का एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करके देख लेना। 90 144 का, ठीक है। ये वो प्रश्न है, ठीक है, करके देख लेना। ये अभाज्य गुणनखंड द्वारा महत्तम समवर्तक लघुत्तम समवर्तक, ये कर सकते हो। इसमें एक प्रश्न ये और ध्यान रख लेना आप लोग, क्या देखो, ये एक चक्कर पूरा करते हैं 18 मिनट लगाते हैं। एक किस खेल के मैदान में वर्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में रमन को 18 मिनट लगते हैं, और इसमें ध्यान रखना अनुप्रिया को 12 मिनट लगते हैं। तो दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, पुनः दोनों कितने मिनट बाद में मिलेंगे, तो 12 मिनट और 18 मिनट। ऐसे प्रश्न में आपको एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। एक प्रश्न और देखो, एक संगोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी गणित में भाग लेने वाले प्रतिभागियों की संख्या 60 84 108 है, तो प्रत्येक कमरे का में बराबर संख्या में बिठाना, बराबर संख्या में बिठाना है तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना, इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ये प्रश्न वो बच्चे करके देख लेना जिनको ये हो कि सर हमें टेंशन है हमारी ज्यादा ही, ठीक है। बाकी छोड़ सकते हो इनको, ऐसी कोई ज्यादा वो भी नहीं, पर मतलब आपकी अच्छी प्रैक्टिस के लिए मैं ये बता रहा हूं, और इसमें कोई दो राय नहीं है। 7 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, ये करके जाओगे। इसके अलावा आप ये भी हल करके जाओगे, 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये वाला भी देख लेना। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ये 3 प्लस 2 रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे ध्यान दो, ये 3 रूट 2, ये वाला और करके देख लेना, ठीक है। अब यहां मैंने कहा ही कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जीरो, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको छोड़ दो, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो यहां प्रश्न देखो, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां पर हम निम्न परिमेय संख्याओं पर विचार करते हैं। तो मैंने कहा था बट्टे में हो तो परिमेय, ये भी परिमेय और ये भी परिमेय संख्या, ठीक है।
और यहाँ पर ये भी परिमेय संख्या 1.666 आ रहा है ना, इसलिए परिमेय। अब यहाँ पर ये भी संख्या परिमेय, क्योंकि इसको ये लिख सकते हैं 0.084 ये चल रही है, निश्चित संख्या आएगी आगे, इसलिए कोई भी बट्टे में संख्या ये परिमेय होती है, ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, आगे ध्यान दो। देखो ये परिमेय सब संख्या p बटा q के रूप में सभी परिमेय। अब यहां देखो ये 3 संख्या दिख रही है, आपको दिख रही है ना, इनमें देखो ये ध्यान रखना ये अपरिमेय है, क्योंकि 1 0 2 0 3 0 4 0। ठीक है, अब ये देखो 43.123456789 ये भी परिमेय है और ये परिमेय है। ठीक है, यहां पर ये अपरिमेय संख्या, ये ध्यान रखो, बस एग्जांपल ध्यान रखो। 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल अभी निकाला था 4 है। ठीक है, कितना है 4। जब कोई ऐसा प्रश्न देते, देखो m बराबर, इसमें दे रखा m बराबर pq3 और n बराबर दे रखा p3q3 q स्क्वायर सॉरी, तो एचसीएफ पूछ रहा है। अब ऐसे प्रश्न में एचसीएफ पूछे ना, तो जो छोटी संख्या है ना वो एचसीएफ है। जैसे p और p3 में छोटा क्या है, तो p छोटा है, q3 q स्क्वायर में छोटा क्या है, q स्क्वायर, तो ये इसका एचसीएफ है। और एलसीएम पूछे ऐसे प्रश्न में, तो ध्यान दो p और p3 में बड़ा क्या है, p3, q3 q स्क्वायर में बड़ा क्या है, q3, ये आपका उत्तर हो गया। आगे ध्यान दो, 95 तथा 152 का एचसीएफ आप ज्ञात कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये प्रश्न इंपोर्टेंट आपका, थोड़ा यहां से ध्यान दे लेना, ये वाला। दो संख्या का गुणनफल 1080 है, एचसीएफ 30 है, तो एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम होगा इनका दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे में एचसीएफ कर दो। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 1080, और एलसीएम महत्तम 100 तक 30, 0 से 0 कट गया, 3 3 9, और ये भाग दे दो 3 से 18, 36, क्या आ जाएगा 36। अब देखो यहाँ एक प्रश्न है, खैर कर लेते हैं, चलो ज्यादा तो इंपोर्टेंट नहीं है ये, पर ये दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार पूछ रहा है। शांत है शांत, ये तो टॉपिक ही नहीं है तुम्हारे, छोड़ो इसको, आना ये भी इंपोर्टेंट तो नहीं है वैसे, देख सकते हो आप, देखो दिखाई देता हूं, फिर नॉर्मल क्वेश्चन है, टाइम भी नहीं लगेगा इसके अंदर। देखो ये 5 की घात 3 है, देखो प्रश्न ये है कि 43 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। अब आपको पता है पावर बराबर नहीं है, तो पावर बराबर करने के लिए इसको 2 से गुणा कर लो, ऊपर भी 2 से गुणा कर लो, तो ये हो जाएगा 43 दूना 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86। ये 2 की घात 3, ये 5 की घात 3, आधा आधा मतलब सॉरी पावर समान हो गई ना, तो 5 दूनी 10 की पावर 3 लिख सकते हैं इसको, और 10 की पावर 3 का मतलब है 86 के बटे में 1000, तो यहाँ पर भाग देंगे तो यहाँ जाएगा 680.0। तो यह प्रश्न ने क्या पूछा है कि दशमलव के बाद, दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा, तो दशमलव के 3 अंकों के बाद ही इसका अंत होगा। 3 अंक है ना पॉइंट के बाद में, 3 अंक। ठीक है, अब देखो ये प्रश्न आपके लिए अच्छा प्रश्न हो सकता है। सबसे न्यूनतम संख्या जिसे √27 को गुणा करने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होगी। अब √27 को क्या लिख सकते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। √27 को लिख सकते हैं 3√3। अब 3√3 को कितने से गुणा करें, की ध्यान रखना ये एक प्राकृत संख्या आ जाए, कम से कम छोटी से छोटी संख्या, तो इसको √3 से गुणा करेंगे ना, तो ये प्राकृत संख्या आ जाएगी। √3 से गुणा करने क्या आ जाएगी, ये प्राकृत संख्या आ जाएगी। अभी आपको बताया था मैंने क्या, कि एचसीएफ और एलसीएम बराबर है, क्या बताया तब का, एचसीएफ एलसीएम बराबर है, तो ये कब है, जब दोनों संख्याएं समान है, दोनों संख्याएं समान है। मैंने बताया था a तथा 18 का एलसीएम 36, a तथा 18 का एचसीएफ 2, तो a का मान आपको याद करके बताया था अभी अभी। ठीक है, देखो यदि n एक प्राकृत संख्या है, तो 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n में इकाई अंक क्या होगा, तो ध्यान रखना इकाई अंक 1 होगा। ये प्रश्न भी आप देख के जाएंगे। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। यदि p बटा q, ये प्रश्न आपके लिए जरूरी नहीं है, छोड़ सकते हो। इसको बताओ ये परिमेय है अपरिमेय, ये भी थोड़ा इंपोर्टेंट हो सकता है, परिमेय अपरिमेय का टॉपिक है। तो देखो इधर 2√45 प्रश्न देख लो, इधर मैं थोड़ा सा इसको लिख देता हूं, जिसको नहीं दिख रहा है 2 बड़े अक्षर ले लेता हूं। चलो ये प्रश्न है, इसमें ऐसे पूछ रहा है कि परिमेय है अपरिमेय, तो देखो 2√45, 45 को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 3√5। अरे भाई 45 को 3√5 नहीं लिख सकते क्या, 3 3 9 9 5 45, ऐसे होता है ना ये। भाई इसका अभाज्य गुणनखंड करना नहीं जानते हो, बताया था ना 45 में भाग दो 3 का, कितने बार गया 15, 3 का 5, 5 में 5 का,
तो जिसका जोड़ा बन गया ना वो रूट से बाहर आ जाता है। तो यहाँ रूट तीन जोड़ा बन रहा है और रूट 5, 3 रूट 5, इसको ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार 3 बीच में 3 प्लस का 3 रूट 20 को क्या लिख सकते हैं, रूट 20 को लिख सकते हैं 5 का बीच मतलब 2 रूट 5, 2 रूट 5, 2 रूट 5 बटे में 2 रूट 5। भाई आ सकता है ये प्रश्न है ना ऐसे कैसा उठ के, 3 दूनी 6 रूट 5 प्लस 3 रूट 5, ठीक है, बटे में 2 रूट 5। तो देखो 6 और 3 9, सॉरी गलत कर दिया अपन ने यहां मिस्टेक कर दिया, मिस्टेक ये कर दिया 3 है यहां पर, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 रूट 5, तो ये तो लिखा ही नहीं मैंने 2 रूट 5। अब देखो यहां पर 3 दूनी 6 रूट 5 प्लस 6 रूट 5 बटे में 2 रूट 5। अब आपको पता है 6 6 12 रूट 5 बटे में 2 रूट 5। और मैंने क्या कहा था ये संख्या सेम आ जाए तो कट जाएगी, 12 में 6, 2 का भाग 2 6, और 6 क्या है, 6 क्या है, 6 एक परिमेय है, तो यहां से क्या आएगा परिमेय संख्या है, ये क्या है परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा परिमेय संख्या है। ठीक है, इसको 100% क्लियर कर लेना आप लोग। अब देखो ध्यान से समझो, अगला प्रश्न है सिद्ध कीजिए 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 2 से भाज्य होता है। ये तो नहीं पूछेगा, छोड़ो इसको। अब ये प्रश्न और थोड़ा सा देख सकते हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 2053,967 को विभाजित करने पर शेष फल 5 और 7 प्राप्त हो। तो देखो 2053 में से तो 5 कम कर लो और 967 में से आप 7 कम कर लो और फिर इसका आप एचसीएफ ज्ञात कर लो। ठीक है, व्याख्या करो कि 7 × 11 × 13 प्लस 13, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य क्यों है। तो देखो यहां से तो 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 इसका कम से कम एक भाज्य गुण मतलब सॉरी गुणनखंड हो गया और एक भी इसका गुणनखंड हो गया। और कोई संख्या ध्यान रखना जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग चले जाए तो भाज्य होती है। अब यहाँ 5 कॉमन आ रहा है, एक भी है और एक खुद संख्या का भी भाग जाएगा, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का भाग चले जाए वो भाज्य हो जाती है, तो इसलिए भाज्य है। कारण ये है, शॉर्टकट बता दिया। ये प्रश्न 306 757 वाला कराई दिया आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या ये जो दिख रही है सब अपरिमेय है, ये क्या ये परिमेय है और ये भी क्या है परिमेय। इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट है। जितना बताया पहले प्रश्नावली में इससे बाहर कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत कुछ बता दिया, बहुत अच्छा बता दिया। और हम ध्यान रखना शतक लगाने के लिए तैयार हैं और शतक के लिए जा रहे हैं, पास के लिए नहीं बता रहे। पास के लिए वीडियो बनाना हो तो मेरे को बता देना, एक ही वीडियो में सलटा दूंगा सब कुछ। ठीक है, मतलब 50-60 नंबर के तक का मैटर सलटा दूंगा, मतलब लगभग 50 क्वेश्चन, मतलब 50 तक तो आराम से ले आओगे आप। ठीक है, ऐसे वीडियो एक ही वीडियो में। लेकिन ध्यान रखना मेरा शतक लगाने का वो है, क्योंकि अधिकांश बच्चे अपने अच्छे हैं और यूं ही ले आएंगे। मैं आज की बात भी नहीं लूंगा तो भी मुझे पता है कई बच्चे टॉपर्स हैं, बढ़िया नंबर ले आएंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर टॉपर्स में शतक तक भी पहुंचाना है बच्चों को, उस हिसाब से मैं मैटर दे रहा हूं कि किसी भी कंडीशन में कोई एक्सरसाइज का प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। और आप लोग ध्यान रखना इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। ठीक है, इस वीडियो पर जितने लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा आएंगे तो अगला वीडियो ध्यान रखना और भी अच्छा और मैं ज्यादा जुनून के साथ बना पाऊंगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। भाई अभी सभी को टेक केयर।